भोलापुर गांव में एक सोमू नाम का सेठ रहा करता था, जो उस गांव के नाम की तरह बिल्कुल भोला नहीं था। उसका बस चलता वो चाय में मक्खी गिरने पर मक्खी भी चूस कर पी जाए, और लालच के द्वारा ही उसने करोड़ों की संपत्ति कमाई थी। भगवान की दया से उसकी एक सीधी सी बेटी थी जो बहुत धार्मिक थी और उसे संगीत का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने पिता के पास आकर कहती है, पापा मुझे संगीत सीखना है। गांव में एक नया मास्टर आया है और वो बहुत अच्छा संगीत सिखाता है। मुझे 1000 रुपए दे दो, एडमिशन करवाना है। बेटी, इसमें पैसे देकर सीखने की क्या जरूरत है? तू माता के जागरण में चली जा, तेरे गाने का शौक भी हो जाएगा और तू वैसे भी भक्ति में लीन रहती है, तेरा वो शौक भी पूरा हो जाएगा। पापा मुझे पैसे चाहिए, दे दो ना। इतना लालच किस काम का? पैसे छाती पर लेकर थोड़ी न जाओगे। सोमू अपना मन मारकर नित्या को पैसे दे देता है, जिसके बाद नित्या प्रमोद नाम के एक संगीतकार के पास संगीत सीखने लगती है। धीरे धीरे नित्या प्रमोद से प्रेम प्रसंग भी सीख लेती है और दोनों एक दूसरे के प्यार के सुर ताल में खो जाते हैं। जिसके बाद एक दिन नित्या और प्रमोद को सोमू साथ में एक बगीचे में बैठे देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो घर आकर अपने आप से कहता है, देख, तेरी बेटी बड़ी हो गई है। अब तो उसके लिए लड़का किसी अमीर घर का देखेगा तो तुझे दहेज देना पड़ेगा, अच्छी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तू अपनी बेटी की शादी इस गरीब मास्टर प्रमोद से कर दे तो तेरा कितना पैसा बचेगा, माया ही माया होगी। और उसके बाद सोमू अपनी खुशी से दोनों की शादी इस शर्त पर करवाता है कि शादी मंदिर में होगी और वो दान दहेज नहीं देगा। और दोनों प्यार के मारे पंछी इस बात के लिए भी मान जाते हैं और शादी करके उसी गांव में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। वक्त बीतता है और एक दिन नित्या को पता चलता है कि वो पेट से है और प्रमोद और नित्या ये जानकर बहुत खुश होते हैं और कुछ महीनों का समय बीतता है। जिसके बाद एक दिन प्रमोद आकर नित्या से कहता है, नित्या, ये बच्चा हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। पता है, मुझे मुंबई में एक मूवी में गाने का ऑफर आया है। हमारी किस्मत बदल जाएगी इस मूवी के आते ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ ये सब जानकर। लेकिन अगर आप चले जाओगे तो इस हाल में मैं अकेले कैसे रहूँगी? तुम भी कैसी बात करती हो? तुम्हारे पापा के घर रह लेना, 1 महीने की बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊँगा। ना बाबा ना, वो कितने कंजूस और लालची हैं। उन्होंने पैसा बचाने के लिए हमारी शादी मंदिर में की, मुझे एक साड़ी तक नहीं दी। मैं उनके साथ रही तो मेरा बच्चा भी कंजूस और लालची होगा। वो तुम्हारे पापा हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। वैसे भी तुम्हारी जुदाई ने उनको अब तक बदल भी दिया होगा। अब तक वो लालची थोड़ी होंगे, तुम भी ना ज्यादा ही सोचती हो। प्रमोद का ये कथन एकदम असत्य था, क्योंकि सोमू के लालच ने उसका साथ अब तक नहीं छोड़ा था। लेकिन प्रमोद की बात नित्या मानकर अपने पिता के घर रहने चली जाती है और प्रमोद शहर निकल जाता है। जिसके बाद नित्या के बुरे दिन शुरू होते हैं। सोमू ना उसे ढंग से कुछ खाने को देता और ना ही उसका ख्याल रखता, जिस वजह से नित्या कमजोर होने लगती है। और एक दिन जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसे देखकर कहती है, नित्या, ये क्या हुआ तुम्हें? अगर सब ऐसा ही होता रहा तो इस बच्चे के जन्म के समय तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। तुम्हारा वजन कम होता जा रहा है। तुम तो एक सेठ की गर्भवती बेटी हो, उन्हें तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, पर फिर भी। जी डॉक्टर, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी और अपना और भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। नित्या जैसे ही घर आती है, अचानक ही उसका पिता सोमू उसे देखकर कहता है, आ गई मेरी बेटी, इतनी गर्मी है, मुझे बता देती, तू अकेली क्यों गई? देख कितनी कमजोर लग रही है, चल तू अंदर चल। ये मेरे बाप को अचानक क्या हो गया? अचानक से इनके दिल में इतनी चिंता कहाँ से उमड़ आई? तू अंदर चल, मैं तेरे लिए खाना लगवा देता हूँ। तेरा 9वां महीना चल रहा है ना, तू खाने पीने पर ध्यान दे। नित्या सोमू के व्यवहार को देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके पिता को अकल आ गई है। जिसके बाद वो सब बातों को इग्नोर कर देती है। सोमू अचानक ही बदलकर उसका खूब ध्यान रखने लगता है और
और धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन नित्या सोमू को किसी अनजान व्यक्ति से छुपकर बातें करती देखती है, जहाँ सोमू उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी बेटी तुमको देख लेगी तो उसको शक हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी के जब बच्चा होगा तब मैं उसको खुद ब खुद तुम्हें दे दूंगा। मैंने तुझे कॉल किया था, तूने कॉल उठाया क्यों नहीं? देख सोमू, तू अपनी बात से अब मुकर नहीं सकता। मैंने पहले ही तुझे कहा था और तुझे 5 लाख रुपए भी दिए थे। मुझे बच्चा जल्द से जल्द और तंदुरुस्त चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, वो जिस डॉक्टर को दिखाती है मैंने उससे भी बात कर रखी है। वो नित्या का अच्छे से ख्याल रख रही है। जैसे ही बच्चा होगा वो उसे बोल देगी कि उसे मरा हुआ बच्चा हुआ है और वो बच्चा तुमको मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से। नित्या ये सब सुनकर टूट जाती है कि उसका बाप लालच में इतना अंधा हो गया है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो उनकी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके प्रमोद को भेज देती है और वहाँ से भागने की सोचती है कि तभी उसे लेबर पेन होने लगता है। लेकिन वो ये सब बातें प्रमोद को मैसेज करके बता देती है, जिसके बाद सोमू के प्लान के अनुसार वो उसे हॉस्पिटल उसी डॉक्टर के पास लेके जाता है और नित्या एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन डॉक्टर और सोमू उसे एक मरे हुए बच्चे से बदल देते हैं और नित्या के होश में आते ही नित्या कहती है, डॉक्टर, पापा मेरा बच्चा कहाँ है? मेरी बेटी, तुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। तू इतनी कमजोर थी कि तेरा बच्चा मर गया। आप झूठ बोल रहे हो, मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने खुद बेहोशी में उसके रोने की आवाज सुनी है। मैंने आपकी और उस आदमी की सारी बातें सुन ली थी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अपने लालच के चलते आपने मेरे बच्चे को बेच दिया। चल माना, मैंने तेरा बच्चा बेचा, लेकिन तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और करेगा तो तब ना जब तू जिंदा बचेगी। मेरे लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। पैसे के लिए मुझे मेरी बेटी को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सही कह रहे हो, इसे मार दो, नहीं तो मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। सोमू जी, आपके चक्कर में मेरी भी नौकरी जाएगी। कुछ नहीं होगा डॉक्टर, पैसे के लिए ही इस लालची सेठ ने अपनी गर्भवती बेटी को रख कर पाला था। अब ऐसे ही ये सब पैसा थोड़ी अपने हाथ से जाने दूंगा। नित्या, तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना कहकर सोमू खुद अपनी बेटी को तकिए से दम घोट कर मारने लगता है कि तभी प्रमोद वहाँ पुलिस लेकर आता है। पुलिस सोमू और उस डॉक्टर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसके बाद सोमू ने जिसको बच्चा बेचा था वो भी पकड़ा जाता है और पुलिस उसे बच्चा लेकर नित्या के हवाले कर देती है। नित्या व प्रमोद को उसका बच्चा वापस मिल जाता है। दिन बीतते हैं। एक दिन नित्या अपने बच्चे को लेकर जेल में अपने पिता सोमू से मिलने जाती है, जिसे देखकर सोमू कहता है, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने पैसे के लालच में आकर तेरे बच्चे को बेचने की कोशिश की और मुझे उसकी सजा मिली कि अब मुझे सारी जिंदगी इस जेल में निकालनी है। सरकार ने मेरे सारे काले धन को भी ले लिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी, बस मुझे अपनी माफी दे दे। नहीं, आपने एक माँ को उसके बच्चे से दूर करने की ही नहीं बल्कि अपनी गर्भवती बेटी को मारने की भी कोशिश की है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने प्रमोद जी को एक गरीब गायक समझकर मेरी उससे शादी करवाई, पर मुझे मेरे प्यार पर पूरा यकीन था और अब प्रमोद जी शहर जाकर एक बड़े गायक बन गए हैं और मैं और मेरा बच्चा भी अब हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। मैंने सोचा एक बार जाने से पहले आपको आपके नवासे की शक्ल दिखा दूं, इसीलिए यहाँ चली आई। अच्छा पिताजी, चलती हूँ। बेटी सुन तो, मुझे माफी तो दे जा। बेटी नित्या। सोमू के लाख रोकने पर भी नित्या नहीं रुकती और सोमू अपनी पछतावे की आग में जलता हुआ जेल में ही अपना दम तोड़ देता है और उस लालची सेठ को अपनी गर्भवती बेटी के साथ अनर्थ करने की सजा मिलती है। अमित के माता पिता पंकज और लता अपने बेटे के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट कर रो रहे थे, तो वहीं अमित की पत्नी कनिका अपनी चूड़ियों वाले हाथों को दीवार पर मारते हुए जोर जोर से रोती हुई बोलती है, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? बस कर बहू, जाने चला गया, अब दुख मनाकर उसकी आत्मा को कष्ट ना दे। लता की ये बात सुनकर उसकी पड़ोसन कमला भी कनिका के पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, कनिका बहू, संभालो खुद को।
इतनी सी उम्र में विधवा होना तुम्हारे लिए दुख की बात है, लेकिन बेटी होने को कौन टाल सकता है। भाई साहब, अब अमित के पार्थिव शरीर को ले चलिए। कुछ समय आप सब मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसको ले चलेंगे। इस बुढ़ापे में अपने जवान बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया है कमला जी। ठीक है, आप कुछ समय अकेले रहिए अमित के साथ। चलो सभी बाहर चलो। कमला मोहल्ले के सभी लोगों को घर से बाहर ले जाती है और पंकज अपने बेटे के संग कुछ पल गुजारता है। कुछ देर में सभी जब अमित के पार्थिव शरीर को लेने आते हैं तो उसका चेहरा कपड़े से पहले से ढका हुआ था और जैसे ही एक आदमी उसके चेहरे से कपड़ा हटाने लगता है तो पंकज उसे रोकते हुए बोलता है, अरे क्यों उसका मरा हुआ चेहरा हमें बार बार दिखा रही हो? हटो, अब सब अर्थी को कंधा दो। इस तरह पंकज और सभी मोहल्ले वाले मिलकर अमित का अंतिम संस्कार करके घर आ जाते हैं। अमित ने अपनी मौत से पहले अपना 50 लाख का बीमा करवाया था, जिसकी राशि उसकी मौत के 1 महीने बाद पंकज और उसके परिवार वालों को मिलती है और वो पैसा मिलने पर लता कहती है, अब हमारे बेटे के सर चढ़ा कर्जा उतर जाएगा। ऐसा करते हैं, जिसके जिसके पैसे देने दे देते हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसे हमारे बेटे बहू के काम आएंगे। अरे ये क्या बोल रही हो? कोई सुन लेगा। मेरा मतलब मेरी बहू के काम आएंगे से था। समय गुजरता है। अमित को गुजरे 6 महीने हो चुके थे, जिस पर एक शाम कमला लता के पास उसका हाल चाल पूछने आती है। तभी वहाँ कनिका चाय के कप लिए आती है। जैसे ही वो उन्हें टेबल पर रखती है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है। वो भागकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो लता उससे बोलती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा मैंने, इसलिए उल्टी हो गई। ये लता की बहू के लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसको देखने से लग रहा है ये माँ बनने वाली है, लेकिन ये कैसे संभव है? कमला इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पंकज आता है, जो कनिका को थोड़ा थका हुआ देखकर उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहू रानी को? कोई दिक्कत है तो अपने ससुर को बताओ। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पंकज जी का स्वभाव बहुत रंगीला है और इस घर में उनके सिवा कोई मर्द भी नहीं है। हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमला अपने मन में न जाने क्या क्या सोचने लगती है। इतने में दोबारा कनिका को उल्टियाँ होती है और वो फिर से बाथरूम भागती है। उसके पीछे पंकज भी अंदर जाता है। कमला ये देखकर लता से कहती है, लता बहन, एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो तुम्हारी बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये इसको बार बार उल्टियाँ होना माँ बनने की निशानी है। क्या बहू माँ बनने वाली है? अरे मैं खुश क्यों हो रही हूँ? अरे मेरा मतलब है बहू माँ बनने वाली है, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहू तो विधवा है, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बेचारी लता, अगर ये सच हुआ कि पंकज जी और कनिका का चक्कर चल रहा है तो बेचारी लता तो बर्बाद हो जाएगी। अपनी बहू के बच्चे को पोता कहेगी या बेटा? कमला ये सब सोचते हुए घर से निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब कनिका और पंकज बाहर आते हैं तो लता उनसे कहती है, ए जी, कमला कह रही थी कि बहू के लक्षण माँ बनने वाले हैं। मैंने उसको बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें जाकर एक बार बहू की जांच करवानी चाहिए। मोहल्ले वालों से छुपते छुपाते लता और पंकज कनिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि कनिका माँ बनने वाली है। जिसके बाद वो तीनों घर आकर सभी खिड़की दरवाजे बंद करके कनिका से कहते हैं, बहू देख, तू माँ बनने वाली है, इसलिए जब से तेरा पेट निकलने लगेगा तब तू घर से बाहर पैर तक नहीं रखेगी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने अगर तुझे ऐसा देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल मचा देंगे। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। कनिका अब अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए घर में ही रहती थी। समय गुजरता है और कनिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाते हैं, जिसके चलते एक शाम जब लता और पंकज किसी काम से बाहर गए थे तो उनके घर एक पार्सल आता है, जिसको दरवाजे पर से लेने के लिए कनिका को जाना पड़ता है। और उस बीच सामने के घर से कमला कनिका और उसके बड़े हुए पेट को देख लेती है और कहती है, हाय हाय, ये तो सच हो गया। ये क्या बेशर्मी लगा रखी है इन लोगों ने। बहू बेटे के मरने के 1 साल बाद माँ बनने वाली है। अब तो पक्का ये बच्चा इसके ससुर का ही है। ऐसे बेकार लोगों को मैं अपने मोहल्ले में नहीं रहने दूंगी। कमला लता की विधवा बहू की कोख में उसके ससुर का बच्चा है, ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है। जिसके बाद कमला के साथ साथ मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर एक सुबह लता और पंकज के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है,
अरे अरे कमला जी, अपना ही सुंदर चेहरा दिखाने आप सुबह सुबह आ गई। और ये क्या, मोहल्ले की और औरतें भी आई हैं? अरे पंकज जी शर्म कीजिए, अब तो अपना ये रंगीला अंदाज छोड़िए। कैसे घटिया लोग हैं आप, ये सब करते आपको शर्म नहीं आती? कनिका अंदर से सब सुन रही होती है। तभी बाहर खड़ी कमला पंकज से कहती है, आप दोनों पहले अपनी बहू को हमारे सामने लाओ, फिर बताते हैं हम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे अरे अरे, क्यों? मेरी बहू नहीं आएगी मोहल्ले वालों के सामने? नहीं जी, वो नहीं आएगी। आप बताइए हमें क्या काम है आपको? हाँ हाँ, हमें पता है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपकी विधवा बहू प्रेग्नेंट है और उस विधवा की कोख में अपने ससुर का बच्चा पल रहा है। हाय हाय कमला जी, इतने सुंदर मुंह से आप कितनी अच्छी बात कर रही हैं। अरे मेरी बहू के साथ मेरा चक्कर और उसकी कोख में मेरा बच्चा। राम राम राम, कितनी गंदी सोच है आपकी। ऐसा है तो बुलाओ अपनी बहू को। अगर वो माँ नहीं बनने वाली तो मैं झूठी, तुम सच्चे। फिर तुम मुझे जो बोलो मैं वो करूँगी। लेकिन अगर वो माँ बनने वाली है तो हम मोहल्ले वाले तुम तीनों का मुंह काला करके इस मोहल्ले से निकालेंगे, क्योंकि हमारे घरों में बहुओं को बेटी माना जाता है और ऐसी गंदी हरकत करने वाले इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। इसलिए बुलाओ कनिका को। सभी जोर जोर से कनिका का नाम लेने लगते हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे सबके सामने आना पड़ता है। और जब वो सबके सामने आती है तो उसका बड़ा हुआ पेट देखकर कमला कहती है, हाय देख लो कैसे बेशरम लोग हैं, झूठ बोलते ही शर्म नहीं आती। नहीं आंटी, हमने कोई बेशर्मी नहीं की। ये बच्चा ससुर जी का नहीं, वो मेरे पिता समान है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे तुझे क्या समझाओ, तू क्या निकली? पति के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेती, इतना ही था तो अपने ही ससुर के साथ। छी छी छी, देख क्या रहे हो मोहल्ले वालों? कीचड़ उठाओ और फेंको इनके ऊपर। सभी मोहल्ले वाले हाथों में कालीक और कीचड़ लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लता, पंकज और कनिका के पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। सभी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और तभी सबके सामने आता है अमित। अमित को जिंदा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अमित सबसे कहता है, कनिका ने कुछ गलत नहीं किया, न ही मेरे पापा ने। ये बच्चा मेरा और कनिका का है। वो विधवा नहीं है, बस विधवा होने का नाटक कर रही थी। इतना बड़ा झूठ, लेकिन क्यों बोला तुम सबने? हमारे ऊपर 25 लाख का कर्जा था, जिसको चुकाना बहुत मुश्किल था। अमित ने अपना एक 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, जिसके बाद हमें लगा वो कर्जा उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट की कहानी रची, जिसमें मेरी मौत हो गई। आप सबकी नजरों और इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया और उन्होंने हमारा कर्जा उतार दिया। और जब से अब तक अमित छुपकर ही अपने घर में अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ रह रहे थे और ये बच्चा भी उन्हीं का है। लेकिन ये गलत है, फ्रॉड है ये। तुमको इसके लिए जेल हो सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अब अगर मैं बाहर नहीं आता तो मेरी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम सच लगता सबको, और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। अमित के जिंदा होने पर उसके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा वापस करना पड़ता है और खर्च किया हुआ पैसा वो अपने घर को गिरवी रख कर देते हैं, जिसके बाद कुछ समय अमित को जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन रिहा होने के बाद वो अपने परिवार और बच्चे के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपनी पत्नी के सर से ये कलंक हटाता है कि विधवा बहू की कोख में ससुर का बच्चा था।